गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आज हम देखते हैं चैप्टर 14 का पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले मैं 2 पार्ट पढ़ा चुका हूं और आप चाहें तो आप उन्हें वापस जाके अपने ग्रुप के अंदर देख सकते हैं। अब आज जो पार्ट है उसके अंदर हम देखेंगे कि स्कोप एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्वों का क्षेत्र और उसके प्रकार। ठीक है, अब देखिए जो प्रबंध है उसका क्षेत्र कितना है, ये तो आपको मैं जो पुराने जो मेरे वीडियोज़ हैं उनमें जाके देखिए, या जो लॉकडाउन से पहले जो मैंने बनाया था उसको आप जाके देखें। इसके अंतर्गत अब आता है कि प्रबंध के जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम लोग इस पर शुरू से चर्चा कर रहे हैं, उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रबंध के अंतर्गत कितना क्या क्षेत्र है और उसके विभिन्न क्या क्या प्रकार है। तो यहाँ पे टोटल आपकी बुक में कितने दिए हुए हैं? 12। ठीक है, मैं पर्टिकुलरली इसको 4 को आपको डिवाइड करते हुए इस जो है इन वीडियोस को 3 पार्ट में बना दूंगा। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें 4 लेंगे, सेकंड जो पार्ट है उसमें 4 लेंगे और थर्ड जो पार्ट है उसमें हम लोग 4 लेंगे। और ये एक तरह से आपको सिर्फ समझने के लिए भी जरूरी है और एग्ज़ाम्स के अंतर्गत ये जो पार्ट इसके अंतर्गत से जो है 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, जिसमें आपसे किसी भी पर्टिकुलरली 2 कोई भी जो प्रकार है उनमें से किसी भी 2 को समझाने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला देखते हैं स्वयं के प्रति, इट मीन्स टुवर्ड्स ऑन सेल्फ, कि एक प्रबंध सामाजिक उत्तरदायित्व का स्वयं के प्रति क्या दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, टू टेक रैशनल डिसीजंस कीपिंग इन माइंड सोशल इंटरेस्ट, यानी आप जो भी डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, वो सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर ही आपको लेने हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो कर्तव्य है वो आप जब लेते हैं, ठीक है, जो भी आप उसके अंतर्गत आप समाज के हितों को ध्यान में रखकर ही आप किसी भी प्रकार का निर्णय लेंगे। ठीक है, ये किसके प्रति कर्तव्य है? स्वयं के प्रति। ठीक है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व का जो पार्ट है उसके अंदर हमारा स्वयं के प्रति क्या दायित्व हो गया कि हम सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर ही कोई भी डिसीजन लेवें कि ये डिसीजन समाज के हित में होगा या नहीं होगा। जैसे आपने अपने प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ाया है, तो बढ़ाने के बाद जो समाज की जो वर्ग है, चाहे वो गरीब वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो उसको खरीदने में सक्षम होगा या नहीं होगा, या कहाँ तक होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी कंपनी के अंतर्गत कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसका समाज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उसका जो इफेक्ट आएगा, उसको ध्यान में रखकर ही आपको निर्णय लेना है। ठीक है, आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। टू रेस्पेक्ट प्रोफेशन, इट मीन्स पेशे के प्रति सम्मान, कि प्रबंध का, अब इसका जो सेकंड जो दायित्व है वो क्या है कि प्रबंध के पेशे के प्रति प्रतिष्ठा बनाए रखना। अब पेशा, इट मीन वही जो मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रबंध एक जो मैनेजर है, मैनेजर भी क्या एक तरह से पेशा वाला इस बात है। तो ये वो मैंने आपको शायद मैनेजर के क्वालिटीज़ वाला बताया था कि वो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे जो है कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, उसे नॉलेजेबल होना चाहिए, उसे कपट वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और भी कई सारे इसकी कई सारे जो बातें हैं वो एक अच्छे मैनेजर के क्वालिटीज़ में हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे पेशे के प्रति सम्मान, यानी जो भी प्रबंधक है, जो प्रबंध कर रहा है, उसका उसके पेशे के प्रति सम्मान होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो CA हो, चाहे वो CS हो, चाहे वो MBA हो, और चाहे वो एक्सेट्रा लॉयर हो, कोई भी हो। ठीक है, लॉयर, ठीक है, कोई भी पेशा हो उसके प्रति उसका सम्मान होना आवश्यक है, यानी पेशे के प्रति उसकी लॉयल्टी, उसकी जो प्रति जो निष्ठा है, प्रतिष्ठा है, वो उसके प्रति बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट अब हम देखते हैं, टू गेट मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी पेशेवर जो संगठन है, पेशेवर संगठनों की सदस्यता ली हुई होनी चाहिए। अब पेशेवर संगठन में जैसे आपको CA है, CA का जो है ICAI जो संस्था है उससे आप सर्टिफाइड होने चाहिए।
ठीक है। CS के लिए भी आप कंपनी सेक्रेटरी की जो ICSI वाली संस्था है आप उससे सर्टिफाइड होने चाहिए। MBA के लिए आप किसी रजिस्टर्ड जो कॉलेज है उससे आप सर्टिफाइड होने, उससे आप डिग्री होल्डर होने चाहिए। लॉयर के लिए आपके पास में जो है कानून की जो डिग्री है वो भी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास में जो जहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होता है आपकी डिग्री का या आपका स्वयं का, वो भी होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसमें क्या आ गया कि जो भी आपका जो पेशेवर संगठन है उनकी संगठनों की सदस्यता होना आपके लिए आवश्यक है। ये किसके प्रति अभी हम दायित्व पढ़े? स्वयं के प्रति, ठीक है। यानी पर्टिकुलर एक व्यक्ति जो मैनेजर है, CA का है, CS, उनके प्रति दायित्व आ रहे हैं, ठीक है। अब 4th पॉइंट है टू फॉलो द प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, मतलब प्रबंध आचार संहिता का पालन। अब आचार संहिता वर्ड जो है उसका क्या मतलब हुआ कि जो भी प्रबंधक है वह आचार संहिता का पालन करे। इसका मतलब वह अपने जो पेशा है उसके अंदर जो जो भी रूल है, रेगुलेशंस हैं, वह उनको फॉलो करें, ठीक है। जैसे CO हुआ, CS हुआ या लॉयर हुआ, तो इनके पेशे के प्रति जो एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, ठीक है, कि वो क्या, जैसे कि वो सदस्यता उनके पास में रजिस्टर्ड हो, ये वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। उनके पास में जो है लॉयल्टी होनी चाहिए, उनके पास में एक तरह से मान लीजिए ट्रेनिंग होनी चाहिए सर्टिफाइड वाली। इसके अलावा उनके पास में जो है अपने पेशे के प्रति जो नियम है, ठीक है, वो नियमों को वो उन्हें पालन करना चाहिए। ये जो है कोड ऑफ कंडक्ट कहलाते हैं। तो जो अभी व्यक्ति है, जो स्वयं की बात करें, जो स्वयं जो व्यक्ति है वो बाकायदा इन आचार संहिताओं का भी पालन करे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च एंड नॉलेज। इट मीन्स प्रबंध के ज्ञान व शोध के प्रति विकास में योगदान। क्या मतलब हुआ कि जो व्यक्ति है, क्योंकि हम स्वयं के प्रति, वापस बताता हूँ, स्वयं के प्रति दायित्व पढ़ रहे हैं, तो जो व्यक्ति है उसको ज्ञान और शोध के प्रति उसका विकास में योगदान होना, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च एंड नॉलेज, यानी वह केवल व्यक्ति सिर्फ सैलरी उठाने के ऊपर काम ना करे, वह अब उस काम को कुछ रिसर्च और कुछ नॉलेज देने के ऊपर भी काम करे। यानी उसका जो योगदान है वो कंपनी के अंदर दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उसका सिर्फ काम सैलरी उठाना और थोड़ा बहुत काम करना है, जो काम है उतना ही करना, नहीं, उसका काम है कुछ और नया रिसर्च करना भी है और साथ में उसको कुछ काम जो है वो नॉलेज यानी ज्ञान में वृद्धि करना है और ज्ञान बांटना भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ये मैंने आपको बता दिए हैं। ये किसके प्रति दायित्व हैं? स्वयं के प्रति दायित्व हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी अपनी संस्था के प्रति उनके क्या क्या दायित्व होते हैं। अब देखिए, अपनी संस्था के प्रति मतलब क्या हो गया? खुद की कंपनी, अपनी संस्था है ना, जिसमें वो काम कर रहे हैं, उनमें काम करने वाली जो उसमें काम, जो किसी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति हैं या उनका क्या क्या दायित्व होता है उसके प्रति, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। फर्स्ट है टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संस्था के अंदर जो है प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना, यानी संस्था को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना हमेशा जो भी उसका जो कर्तव्य है वो क्या हुआ? सेकंड, अपनी संस्था के प्रति आपका क्या कर्तव्य है कि आप उसे कॉम्पिटिटिव बनाए रखें, क्योंकि समाज के अंदर यदि आपको रहना है, ठीक है, तो समाज में केवल एक आपकी कंपनी नहीं है, और भी अदर कंपनीज हैं, तो उन कंपनी से भी आगे बढ़ने के लिए, उनसे प्रतिस्पर्धी बनने के लिए आपको प्रतिस्पर्धी बनाए रखना जरूरी है, खुद को भी और कंपनी को भी, ठीक है। ये आपका दायित्व है अपनी संस्था के प्रति। नेक्स्ट है इनोवेशन, इट मीन्स नवाचार। अब नवाचार का मतलब क्या हुआ कि व्यवसाय में उसे क्या कहना चाहिए? कुछ नया समथिंग न्यू। नवाचार मैंने पहले भी आपको बहुत समझाया हुआ है, तो समथिंग न्यू, कुछ नया करने का विचार उसमें आते रहना चाहिए और कुछ नया कंपनी को प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है, ये होता है नवाचार। इसके बाद है एक्सपेंड एंड ग्रो, यानी विकास एवं विस्तार।
अब संस्था का विकास और विस्तार करना, ये किसका दायित्व है? अपनी संस्था के प्रति है आपका दायित्व। ठीक है, पहला तो क्या था? स्वयं के प्रति, और आपका क्या है? संस्था के प्रति क्या दायित्व है? कि संस्था को भी आगे बढ़ाने के लिए भी आपका मुख्य रूप से एक दायित्व माना जाता है। इसके बाद है रिसर्च, यानी शोध कार्य को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो एक और दायित्व है वो क्या है? रिसर्च करने का, कि आप कंटिन्यूटी में अपनी जो कंपनी है उसके अंदर रिसर्च करते रहें, क्योंकि आपके रिसर्च से ही संस्था के प्रगति का उत्थान या प्रगति या उसका डेवलपमेंट होना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉफिट अर्निंग। इट मीन्स लाभ अर्जन, यानी जो संस्था है उसकी प्रॉफिट अर्निंग जो कैपेसिटी है, लाभ अर्जन की जो क्षमता है, उसको बनाए रखना भी आपका मूल रूप से एक कर्तव्य है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि गुडविल एंड पब्लिक जजमेंट, है ना, कि जो संस्था की छवि और प्रतिष्ठा को बनाए रखना भी इसका मुख्य काम है। ठीक है, आपकी वजह से संस्था को कोई उसके गुडविल पे, उसके इमेज के ऊपर यदि फ़र्क पड़ता है या हानि पहुंचती है तो उससे आप ऐसा काम ना करें। ठीक है, जिससे कि आपकी संस्था की छवि खराब हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपनी संस्था के प्रति दायित्व। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्वामियों के प्रति दायित्व। अब ये जो इसकी 2 पॉइंट्स है वो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, आप अपनी बुक्स में उन पॉइंट्स को देख लीजिएगा, और जो मैं बोल ही रहा हूँ तो आपको समझ में आ ही जाएंगे। अब देखिए, थर्ड है स्वामियों के प्रति दायित्व। इट मीन्स टुवार्ड्स ऑनर। अब ऑनर के प्रति क्या दायित्व है कि उनका सबसे पहला तो क्या है कि विनियोजित पूंजी की सुरक्षा प्रदान करना, यानी टू वर्क एज ए custodian of capital contribution by honor, thereby ensuring safety of capital. It means कि वो जो पूंजी है उसकी सुरक्षा करना भी स्वामियों के प्रति उनका दायित्व है। ऑनर के प्रति आपका क्या दायित्व है कि उन्होंने जो कैपिटल लगाई है उस कैपिटल का आप क्या करें? उनकी सुरक्षा भी करें। इट मीन्स सुरक्षा से ऐसा मतलब नहीं कि आप उनके लॉकर के पास ही जाके बैठ जाएं, नहीं, आप यानी अपना काम ईमानदारी से करें, और संस्था ने जो कैपिटल लगाई है उस कैपिटल का आप सम्मान करें, क्योंकि काफ़ी करोड़ों रुपए मिलके कैपिटल या लाखों रुपए मिलके उनकी संस्था होती है, तो आप अपने काम के प्रति भी निष्ठावान बने रहें। ठीक है, सेकंड है निश्चित उद्देश्यों के लिए पूंजी का उपयोग करना, टू शेयर एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन विद ऑनर। ठीक है, इसके अलावा यानी आप अपनी जो संस्था है उसके साथ में क्या करेंगे? कुछ इन्फॉर्मेशन जो हैं विद आप अपनी संस्था के साथ में हमेशा कुछ जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, छोटी भी है, आप अपनी संस्था के साथ उसको शेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टू एंश्योर रेगुलर पेमेंट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। इट मीन्स कि जो उचित लाभांश का भी आप भुगतान करेंगे। ठीक है, अंशधारियों को उचित लाभांश का भुगतान क्या करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट है टू add value of the capital on a continuous basis of ensure capital appreciation. It means कि अंश पूंजी में जो वृद्धि है या कैपिटल के अंदर जो आपकी वृद्धि के अंदर जो इंटरेस्ट है आप उसे बराबर चुकाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है to give equal treatment to all shareholders and work as their trustee. It means कि जो विभिन्न आपकी कंपनी के अंदर जो विभिन्न जो अंशधारी हैं, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके साथ में आप समता और न्याय का व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ने यदि आपके कम शेयर अलॉट किए तो आपका उसके प्रति रेस्पॉन्स नहीं है, आपका उसके प्रति कोई दायित्व नहीं है। नहीं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, भले आपका छोटे से छोटा हो और बड़े से बड़ा हो, उन सबके प्रति आपका समान व्यवहार होना चाहिए और आप समान न्याय करें। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका नॉट टू मेक प्राइवेट गेन्स एंड नॉट टू डू एनी फ्रॉड या एम्बेजमेंट, यानी न तो आप जो है कपटपूर्ण व्यवहार करेंगे और न ही आप कोई गुप्त रूप से लाभ कमाएंगे। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि आप कोई गुप्त रूप से लाभ कमा रहे हैं और वो कंपनी को भी पता नहीं है, ना संस्था को पता है, ना ऑनर को पता है। ऐसा आप काम न करें। आप जो लाभ कमाते हैं, इट मीन जो भी आप रेवेन्यू आ रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, वो शेयर होल्डर्स के सामने भी रखें और जनता के सामने भी रखें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टू प्रोवाइड रेगुलर एक्यूरेट एंड फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी वर्किंग एज ऑल द स्कीम ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, यानी कंपनी के अंदर जो फ्यूचर में आप जो भी ग्रोथ करने वाले हैं उससे संबंधित आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वामियों के प्रति दायित्व यानी टुवार्ड्स ऑनर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ऋणदाताओं के प्रति दायित्व यानी टुवार्ड्स क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के प्रति आपके क्या दायित्व हैं? क्या कि व्यवसाय की वित्तीय, इट मीन्स कि फर्स्ट तो आपका क्या दायित्व हो गया
कि टू मेक प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ डेप्ट मनी, कि जो भी आपने क्रेडिटर से जो पैसा लिया है, जो भी आपके ऋण है ना, जो भी आपके ऋणदाता जिन्होंने आपको ऋण दिया है, उनके पैसों का आप सदुपयोग करेंगे, यानी आप उनके द्वारा दिए गए पैसे का आप मिसयूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट आता है वह है कि टू कीप फेयर कंडीशंस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट वाइल टेकिंग लोन्स, यानी ऋण प्राप्ति में ब्याज की उचित शर्तें रखना, यानी जो भी आप ऋण प्राप्त कर रहे हैं उसके ब्याज की उचित शर्तें आप रखेंगे। ठीक है, पहले से क्लियर कर लेंगे और उनको प्रॉपर उचित रूप से ब्याज भी देंगे। नेक्स्ट, टू मेक रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, यानी मूल पूंजी व ब्याज का समय पर भुगतान करना। अब आपने ऋण लिया है तो उसका ब्याज भी चुकाना है और उसका मूल यानी उसका जो प्रिंसिपल है वो भी आपको चुकाना है। तो आप इसके अंदर कोई भी प्रकार की धोखाधड़ी या कपट ना करें, आप समय पर ब्याज चुकाएँ और समय से पूर्व, यानी जो भी आपने टाइम लिमिट आपने ऋणदाताओं से ली है उससे पूर्व या उससे उस तक आप उनके जो मूल रूप से उनका जो प्रिंसिपल, उनका जो मूल राशि है उसे भी आप चुकाएं। ठीक है। नेक्स्ट है टू कीप कस्टडी ऑफ मॉर्गेज एसेट्स, यानी बंधक रखी गई संपत्ति की पूर्ण सुरक्षा करना, यानी जो आपने संपत्ति बंधक रखी है आप उसके भी पूर्ण सुरक्षा करेंगे। और नेक्स्ट है टू मेक अवेलेबल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू क्रेडिटर, यानी ऋणदाताओं को इच्छित सूचनाएं उपलब्ध कराना। आपकी जो कंपनी के जो ऋणदाता हैं वो जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या मांगते हैं आप, ठीक है, आप उनको वो प्रोवाइड और उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है। तो ये 4 जो थी वो हमने अभी ये देखा कि दायित्व ठीक है किसके सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के स्कोप मान लीजिए, टाइप्स मान लीजिए, जिसके अंदर स्वयं के प्रति था, अपनी संस्था के प्रति था, स्वामी के प्रति था और ऋणदाताओं के प्रति था। ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग फिर 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर जो नेक्स्ट आएगा उसमें फिर 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो के अंदर इतनी ही हो पाता है और आप लोग इतना ही समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब आप लोग अपनी बुक्स के अंदर इन पॉइंट्स को एक बार वापस देखिएगा और इन पॉइंट्स को वापस समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।